सो वेलकम टू द चैनल। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक नहीं है, ना टॉपिक नहीं है। आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम कुछ एमसीक्यूज हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंटली गुड सेट के क्वेश्चंस मैं यहां डिस्कस करूंगा। साथ साथ ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको जेईई मेंस के लिए भी हेल्पफुल होंगे। समझने वाली चीज ये है कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखकर और उसके सॉल्यूशंस देख लिया और हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, ठीक है। क्यों कॉन्सेप्ट समझने हैं, खाली क्वेश्चंस करके क्यों नहीं काम चलेगा? क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस यहां करवा रहा हूं, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता हूं कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, और जो अगर देता भी है आपको ना, तो आपको बेवकूफ बनाता है। क्वेश्चंस की कोई गारंटी नहीं होती है, गारंटी कॉन्सेप्ट्स की होती है। ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हो गए तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है, डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस की। कुछ ही क्वेश्चंस आज लेकर आया हूं मैं। आज पहला वीडियो है इसलिए थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस हैं, और जैसे जैसे आगे के वीडियोस आते जाएंगे, बड़े वीडियोस होते जाएंगे और ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 3 चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू Q आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बच्चों ने किया भी होगा, और ये बहुत ही ज्यादा मतलब फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत लोगों ने इसको देखा भी होगा। जिन्होंने देखा है, आता है, तो वो फटाफट स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। जिनको नहीं आता वो मेरे साथ चलो। तो 3 चार्जेस हैं ईच ऑफ वैल्यू Q प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पहले बनाएंगे और उसके वर्टेक्स पर हम 3 चार्जेस जो है हमारे वो रख देते हैं, ठीक है। तो वो 3 चार्जेस हैं, तीनों की वैल्यू क्या बोली है? कैपिटल Q है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है? चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के सेंटर में स्मॉल q चार्ज रखा है। इफ द चार्जेस रिमेन स्टेशनरी देन स्मॉल q इक्वल्स टू। स्मॉल q की वैल्यू क्या है वो पता करना है। अगर सारे चार्जेस स्टेशनरी रह जाते हैं तो, ठीक है। तो सारे चार्जेस स्टेशनरी रह जाते हैं, ये देखना है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शंस क्या है हमारे? ऑप्शंस भी लिख लेते हैं अपने साइड में। ऑप्शन ए है q/√2, ऑप्शन बी है -q/√3, ऑप्शन सी है -q/√2। आपके स्क्रीन पर तो आया ही होगा, पर मैं स्क्रीन नहीं देख सकता, इसलिए मैंने नोटबुक में लिख के रखा है। डी है q/√3। तो चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, क्या बोला है कि सारे चार्जेस स्टेशनरी है। सारे चार्जेस स्टेशनरी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। आपको इसी क्वेश्चन को ऐसा भी लिख के दे सकते थे कि द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है मतलब कोई भी चार्ज मोशन नहीं कर रहा है, इस तरह से भी दिया जा सकता है। और यहां तो क्लियरली बोला है कि सारे चार्जेस स्टेशनरी है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको कोई भी एक कॉर्नर का चार्ज उठाना है, सेंटर वाला नहीं, कॉर्नर का उठाओ। क्वेश्चन आसान होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। सेंटर का उठाओगे ना, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, वेरिएबल तो कुछ मिलेगा नहीं, लास्ट में तंबूरा रह जाएगा। तो बेहतर है कॉर्नर का कोई भी एक उठा लो। इसको पहले अपन नाम दे देते हैं कॉर्नर्स को, A, B और C। चलो, अब देखो, मैंने सपोज ये वाला चार्ज ले लिया, B कॉर्नर वाला। तीनों पर चार्जेस है, मैंने B वाला ले लिया। मैं B वाले पर फोर्स कैलकुलेट करूंगा पहले, ठीक है। इक्विलिब्रियम में होना, मोशन नहीं करना, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, ठीक है। नेट फोर्स कितना उसके ऊपर? 0 है। अच्छा, तो ये अगर मोशन नहीं कर रहा है, इस पे नेट फोर्स 0 है। ये भी मोशन नहीं कर रहा है, मतलब इसका भी नेट फोर्स 0 है, और ये भी मोशन नहीं कर रहा है, मतलब इसका भी नेट फोर्स 0 है। तो मैंने क्या बोला? कोई भी एक उठाना है कॉर्नर वाला, ठीक है। इसका भी वही होगा 0। तो हम पहले कोई भी एक कॉर्नर का, सपोज वाला मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो इस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? इस पर ये A वाला भी फोर्स लगा रहा है, C वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा है, और ये जो सेंटर में चार्ज है ना, वो भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। सेंटर को हम नाम दे देते हैं O, ठीक है। तो देखो, ये जो इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा कि इस डायरेक्शन में लगाएगा? सोचो, दोनों कैसे चार्जेस है? सेम पोलैरिटी के चार्जेस है, राइट। या तो दोनों प्लस, मतलब ये तीनों जो कॉर्नर पर तीनों हमने चार्ज रखी है, तीनों सेम पोलैरिटी के, ये सेम चार्जेस बोले हैं। तो या तो तीनों प्लस होंगे या तो तीनों माइनस में होंगे, राइट। हम चलो प्लस लेके करते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से हम ले सकते हैं। माइनस क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये माइनस का साइन बार बार लगानी पड़े, प्रॉब्लम होता है, इसलिए प्लस लेके चलते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें ये जो फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, वो इसको इस तरह धक्का मारेगा। ये A जो है वो उसको इस तरह धक्का मारेगा, ठीक है। तो B पर लगने वाला जो फोर्स है वो है फोर्स ऑफ A, ठीक है। मैंने A लिख दिया खाली, जो A वाला इस पे फोर्स लगाने वाला है। C भी इस पे फोर्स लगाने वाला है,
ठीक है, तो सी वाला जो फोर्स लगाएगा उस पर वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। मानते हो बात को? इसको नाम दे दिया अपन ने एफ सी। क्लियर है? अच्छा, तो ये सी वाला इसको इधर ढकेल रहा है, ए वाला इसको इधर ढकेल रहा है, तो एक्चुअली में वो किधर जाएगा? इधर जाएगा। इसका रिजल्टेंट यहां बनेगा, बराबर है ना? इन दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा। अच्छा, अब इन दोनों का रिजल्टेंट इसको यहां ले जाना चाहता है, लेकिन ये फिर भी कहीं भी नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि इतने ही वैल्यू का फोर्स इसको इधर भी खींच रहा था। ठीक है, इन दोनों मिलकर इसको यहां ढकेल रहे हैं, पर ये यहां जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इतने ही वैल्यू का फोर्स इसको इस तरफ भी खींच रहा है, इसीलिए नेट फोर्स 0 हो जा रहा है और ये कहीं नहीं जा पा रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये वाला जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगा, एक इधर भी एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कौन लगा रहा है उसके ऊपर? ये भाई साहब जो सेंटर में स्मॉल क्यू चार्ज बैठे हुए हैं, ये बराबर है। तो अब मुझे करना क्या है? देखो, मुझे पता चल गया कि ये जो फोर्स बन रहा है वो इसके बराबर है, तो ये वाला फोर्स मैं निकाल लूं और ये वाला फोर्स निकाल लूं। इस वाले फोर्स में भी कुछ चार्ज वगैरह आएगा, इस वाले फोर्स में भी चार्ज आएगा जिसमें स्मॉल क्यू भी आएगा। उन दोनों फोर्स को मैं आमने सामने इक्वेट करूंगा, मेरे को स्मॉल क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? ये फोर्स जो मिल रहा है, ठीक है, इसमें कुछ वेरिएबल्स, कुछ टर्म्स आएंगे, इस वाला फोर्स का भी कुछ अंदर कुछ टर्म्स आएंगे। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो मैं उनको आमने सामने इक्वेट करूंगा, काट पीट करके मेरे को स्मॉल क्यू की वैल्यू मिल जाने वाली है। तो शुरू करते हैं। तो अपन शुरू कैसे करेंगे? पहले अपन को ये फोर्स निकालना पड़ेगा। चलो एफ ए की वैल्यू क्या होगी आप खुद बताओ। चलो एफ ए क्या होगा? कूलम्स लॉ है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, राइट? तो के क्यू वन क्यू टू दोनों स्मॉल कैपिटल क्यू ही है, तो क्यू वन क्यू टू की जगह के क्यू स्क्वायर लिख दूं क्या? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, मतलब ये लेंथ कितना है हमारे ट्राइंगल का हमको नहीं पता, राइट? तो लेंथ अपनी मर्जी से कुछ भी हम ले लेते हैं, सपोज हम ले लेते हैं ए, तो ये भी ए होगा, ये भी होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट? अच्छा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, राइट? ये एफ ए हो गया। अब बताओ एफ बी कितना होगा? सॉरी एफ सी कितना होगा? सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस, तो वो भी इतना ही होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना? ये जो है ना चार्ज, इसको मैं नाम दे देता हूं क्या? एफ ए और सी का कॉम्बिनेशन। चलो ना एफ ए सी लिख दिया, ठीक है। नॉर्मली हम एफ ऑन ए वाई सी ऐसा वो सब कंफ्यूज मत होना, अपनी मर्जी से मैंने नाम दे दिया एफ ए सी, ठीक है। ज्यादा प्रॉब्लम है वन नाम दे दो, कंफ्यूजन ना हो। चलो F1, ए और सी का जो रिजल्टेंट है उसको मैंने नाम दे दिया F1। अब ये मुझे F1 कैसे मिलेगा वो बताओ। अब आपको बताना है कैसे मिलेगा F1। आपको पता है दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच से जो रिजल्टेंट बनता है उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पता है कि नहीं पता है? होता है ना ये फॉर्मूला दोनों का रिजल्टेंट निकालने का। और उसमें cos थीटा क्या होता है? दोनों के बीच का एंगल। तो इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए अपने को। अच्छा, वो एंगल कैसे मिलेगा? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 60 डिग्री है। अब ये 60 डिग्री है तो ये वर्टिकल अपोजिट क्या, ये भी 60 डिग्री हो गया। तो मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी मेरे पास है। अब मैं निकालता हूँ F1। F1 क्या आएगा? अंडर रूट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2fa, एफ बी नहीं सॉरी एफ सी है, 2fa एफ सी कॉस कितना है दोनों के बीच का एंगल? 60 डिग्री। मानते मेरी बात? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा, अब दोनों फोर्सेस तो सेम ही है ना, ये भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, ये भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। इनको एफ लिख लूँ क्या? चलेगा? एफ ले लूँ खाली, ताकि एक ही वेरिएबल यूज करना पड़े यार। एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है वो भी लिख ही लेते हैं, 1/2 होती है, राइट? 2 कट गया, अंदर बचेगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी कि अंदर बन गया 3f स्क्वायर। तो F1 मेरा कितना आएगा? वो आएगा √3f, बराबर है। यानी कि F1 की वैल्यू हो गई √3, f कितना है मेरा? यही है ना f, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको अब मैं यहाँ पर रखूँगा, ये मेरे काम का है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? ये वाले फोर्स की, जो ये स्मॉल क्यूज पे लगाने वाला है, वो भी निकाल लेते हैं। तो ये मैं मिटा देता हूं ऊपर का कुछ हिस्सा, आप लिख सकते हो पॉज करके अगर चाहो तो, और लास्ट में भी चाहो तो। यार सबसे अच्छी बात तो ये है ना कि एक बार देख लो और खुद ही सॉल्व करो। और उससे भी अच्छा है कि हर क्वेश्चन जैसे ही आता है स्क्रीन पर पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करने का ट्राई करो, नहीं हो तो सॉल्यूशन देखो। अच्छा, तो ये F1 अपने ने लिख के रख लिया साइड में। अब ये निकालते हैं अपन, इसको नाम दे देते हैं चलो F2, जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो F2 है मेरा कितना? फिर से के Q1 Q2, तो के कैपिटल Q के स्मॉल q अपॉन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, राइट? तो अपने को ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस अपने पास नहीं है,
ये डिस्टेंस नहीं है। अब क्या करेंगे, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आती जाती है वो चीजें हम फाइंड करते जाएंगे, ठीक है। तो वो डिस्टेंस मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो देखो देखो, इसको थोड़ा आगे तक खींच दो, ठीक है। ये जो सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो सेंटर से पास होता जा रहा है मतलब ये मीडियन भी है, और ये मीडियन है, ये परपेंडिकुलर भी होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड सेम ही होते हैं, यानी ये सीधा जाके 190 डिग्री पे टच करेगा। अच्छा, इसके सामने वाला एंगल है कितना, 60 डिग्री। अब मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये जो होता है ना, ये वाला, ये जो BO है, ठीक है, ये इस पूरे के, इसको भी नाम दो, यहाँ पर M लिख दो, BM के, ये जो BO है ये BM के 2/3 होगा, ठीक है। BO जो है वो 2/3 टाइम्स ऑफ BM होगा, समझ रहे हो, ठीक है। MCQ में हमको ना सोल्यूशन नहीं दिखाना होता है, अपने आप से मतलब आप रफ में साइड में करते रहते हो। BO इज 2/3 टाइम्स ऑफ BM है, तो मेरे को BM चाहिए रहेगा, ठीक है। अब वो BM में कैसे निकालूंगा, तो BM मेरा पूरा एल्टीट्यूड है, ठीक है, ये मेरे पास है, ये मैंने A लिया है ना, ये मेरे पास A है, ठीक है, ये मेरे पास एंगल भी है, तो ये एंगल के सामने वाला चाहिए मेरे को, यानी कि ऑपोजिट चाहिए मुझे, और ये क्या हाइपोटेनियस है, ऑपोजिट चाहिए, हाइपोटेनियस है, तो ऑपोजिट और हाइपोटेनियस का रिलेशन कौन देता है, साइन देता है, साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है ना, ठीक है। और मेरे को ऑपोजिट चाहिए, तो ऑपोजिट कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा, यही होगा ना, हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। अच्छा, तो BM चाहिए था मेरे को, BM कितना होगा, हाइपोटेनियस यानी कि A इंटू साइन थीटा, तो साइन और थीटा कितना है मेरा, वो 60। समझ में आ रहा है, साइन थीटा ऑपोजिट अपन हाइपोटेनियस होता है, ऑपोजिट चाहिए था, तो हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो इस एंगल के लिए ऑपोजिट ये है ना, BM चाहिए, तो ऑपोजिट, और ये रहा मेरा हाइपोटेनियस A, तो A हाइपोटेनियस साइन थीटा यानी 60 का 2/3 टाइम्स करेंगे तो ये मिल जाएगा। देखो ये है BM, ठीक है, ये BM है, और उसका 2/3 टाइम्स करोगे तो BO मिल जाएगा, तो ये रहा मेरा BO। क्लियर है, तो वही तो मेरे को यूज करना है यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लूँ, कितना है ये मेरा 2/3 टाइम्स ऑफ A साइन 60, और उसका भी क्या स्क्वायर ना, K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर होता है ना, तो ये R है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन, अच्छा इसको अंदर अंदर सॉल्व कर लेते हैं पहले। A साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है शायद, है ना, तो ये 2 और 2 कट गया, और एक √3 भी काट देते हैं, इसको भी मिटा लेते हैं भाई। तो कितना आएगा, K कैपिटल Q स्मॉल q, 2 कट गया, √3 और नीचे 3 बचा है, तो एक √3 और एक √3 और कटेगा, तो अंदर बचेगा A/√3, और पूरे का स्क्वायर भी तो था, तो K कैपिटल Q स्मॉल q, ये हो गया A स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, नीचे 3 की जगह पे हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, तो ये हो गया हमारा F2। तो F2 आया हमारा ये, F1 आया हमारा ये। तो हमको पता है कि F1 और F2 तो इक्वल होंगे, तभी तो रिजल्टेंट 0 बनेगा। ये F1 और F2 पूरा दोनों इक्वल नहीं होंगे तब तक कैंसल आउट नहीं होंगे, और कैंसल आउट नहीं होंगे तो यहाँ पर फोर्स मिलेगा तो मोशन कर देगा, और मोशन नहीं कर रहा है मतलब रिजल्टेंट 0 है। तो F1 और F2 इक्वल है, तो चलो इनको आमने सामने हम इक्वेट कर लेंगे। कैसे इक्वेट कर लेंगे, कैसे इक्वेट कर लेंगे, चलो कर लेते हैं भाई। √3 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और ये आएगा 3KQ स्मॉल q अपॉन A स्क्वायर। कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, एक Q भी कट गया, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको स्मॉल q 3 इंटू स्मॉल q मिल रहा है √3 इंटू कैपिटल Q, बराबर है। अच्छा, तो स्मॉल q की वैल्यू हो जाएगी √3/3 टाइम्स q, एक √3 और काट देंगे तो ये हो जाएगा Q/√3, राइट। अब आप ऑप्शन देख रहे हो Q/√3 ये रहा, ठीक है, तो ये होना चाहिए आंसर D, राइट, पर आंसर रॉन्ग है, ठीक है, आंसर D नहीं आएगा, आंसर आएगा B -Q/√3, ठीक है। अब ये क्यों, देखो हो क्या रहा है, हम धड़ाधड़ सीक्वेंस में जा रहे हैं, हमने फोर्सेस को आमने सामने इक्वेट करके कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, पर हमने डायरेक्शन को इग्नोर कर दिया, ठीक है। आप एक चीज समझो, क्या समझो बता रहा हूं। ये कैपिटल Q को आपने स्टार्टिंग में पॉजिटिव ले लिया था, राइट, ये तीनों हमने पॉजिटिव लिए थे ना, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव थे, इसलिए धक्का मार रहे थे दूर। ये जो चार्ज था ये इसको अपने पास खींच रहा था, है ना,
ये दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ बना, जो कि दो धक्का मार रहा था, ये भाई इसको अपने पास खींच रहा था, ठीक है। तो कौन सा चार्ज अपनी तरफ खींचता है? लाइक चार्जेस तो रिपल्शन करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं ना, मतलब ये इसको अपनी तरफ खींच रहा था। तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा। समझ में आया? इसलिए माइनस में आंसर आएगा। और अगर आपने इसको नेगेटिव लिया रहता, पहले माइनस 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 सब लिया रहता, तो ये पॉजिटिव आता, ठीक है। तो अभी भी आंसर ये नहीं आता आपका, तभी भी आंसर यही आता। कैसे? क्यू के तो अपोजिट है, समझ में आ रहा है? कैपिटल क्यू के तो अपोजिट है ना, मतलब कैपिटल क्यू अगर आप प्लस में लेते हो तो ये माइनस में आता है, और कैपिटल क्यू अगर आप माइनस में लेते हो तो ये प्लस में आता है। मतलब कैपिटल क्यू के तो उल्टा ही है ये। समझ में आया? तो इसलिए स्टार्टिंग में हमने इसको पॉजिटिव लेके रखा है, आंसर नेगेटिव में आया है। तो ये ध्यान रखना है कि ये q/√3 तो होगा, लेकिन जो तुमने q लिया है उसके अपोजिट नेचर का, ये प्लस में लिया था तो इसलिए ये माइनस वाला है। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज q इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम वन एंड ऑफ अ थिन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ l। एक रॉड है l लेंथ का, चलो यहीं पे बनाते हैं। इसका लेंथ है l। एक पॉइंट चार्ज q है, इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस r, इस रॉड से r डिस्टेंस पर है वो, फ्रॉम वन एंड ऑफ द थिन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ l। अच्छा, इसके किसी एक एंड से, इस एंड से r डिस्टेंस पर ले सकते हो, इस एंड से भी r डिस्टेंस पर ले सकते हो, ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि एक पॉइंट चार्ज q इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम वन एंड ऑफ अ थिन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ l, ओके, हैविंग अ चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स लेंथ। इसके पूरे लेंथ पर ना कैपिटल Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है पूरे लेंथ पर, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू इज, तो वो जो चार्ज है और ये आपका जो रॉड है, इन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। और आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस ए 2 स्मॉल क्यू, सॉरी के क्यू कैपिटल क्यू बाई स्मॉल आर प्लस एल। बी दिया हुआ है के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर प्लस एल। सी दिया हुआ है के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर इंटू आर माइनस एल। और डी दिया हुआ है के कैपिटल क्यू बाई आर इंटू आर प्लस एल। चलो भैया तो सॉल्व करते हैं अब। तो क्या बोला है, इस रॉड के किसी भी एक एंड से आर डिस्टेंस पर वो चार्ज है। आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी, मैं इधर ले रहा हूं। चलो यहां से आर डिस्टेंस की दूरी पर वो स्मॉल क्यू चार्ज हमारा रखा हुआ है, ठीक है। अब बोला है कि इस रॉड के और इस चार्ज के बीच में जो लग रहा है फोर्स, वो फोर्स कैलकुलेट करना है। हमारे पास फोर्स ना दो चार्ज, एक चार्ज बॉडी और एक चार्ज के बीच में फाइंड करने का एक ही तरीका, हम कुलम्स लॉ यूज करते हैं। लेकिन हमको ये पता है कि कुलम्स लॉ जो है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। उसकी लिमिटेशन है कि वो पॉइंट चार्जेस के लिए ही वर्क करता है, वो चार्ज बॉडीज के लिए वर्क नहीं करता। तो चार्ज बॉडीज के लिए वर्क नहीं करता है तो भी हम कुलम का लॉ यूज कर सकते हैं। हम उसे जुगाड़ लगाकर यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे? देखो हम क्या करेंगे ना, इस रॉड का एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे, ठीक है, एक बहुत छोटा सा हिस्सा ले लेंगे। अब इस बहुत छोटे से हिस्से को ना एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जा सकता है। अगर आपको अपने थियरी डिटेल में पढ़ी हो, अच्छे से पढ़ी हो, तो अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका छोटा सा हिस्सा आप पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हो। या कई बार ना स्फीयर होता है, स्फीयर का पूरा चार्ज आप मान सकते हो कि सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड, उस हिसाब से भी हम ले सकते हैं। पर यहां पर हमको क्या करना है, ये पूरा लेंथ बॉडी है ना, रॉड है पूरा एक लेंथ का है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटे से एलिमेंट का चार्ज निकालेंगे, ठीक है, इसके और इसके बीच कुलम्स लॉ लगा देंगे, ठीक है। तो ये एलिमेंट इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है हम ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्यों ऐसा एलिमेंट लेके चल रहे हैं अपन। देखो यहां पर एक एलिमेंट होगा, वो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, यहां 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 अलग अलग जगह पर अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अब ये एलिमेंट से इसका जो डिस्टेंस है वो कुछ अलग है, और इस एलिमेंट से जो इसका डिस्टेंस है वो कुछ अलग है। यानी हर एलिमेंट जो इस पे फोर्स लगाने वाला है वो अलग अलग वैल्यू का फोर्स लगाने वाला है, ठीक है। वेरिएबल फोर्स है, अलग अलग फोर्सेस है, ठीक है। तो हमको ओवरऑल फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे ही एक एलिमेंट का यहां पर फोर्स निकालेंगे और फिर यहां से लेके यहां तक हम पूरा इंटीग्रेट कर देंगे।
और इस तरह से हम पूरे रॉड का फोर्स निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। आपने डेरिवेशंस वगैरह भी कई बार किए हुए हैं, अपने 11th में भी किए थे, उसमें भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का कुछ ऐसे ही किया था हमने, छोटे से हिस्से का हमने वर्क कैलकुलेट किया था, है ना, फिर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का इंटीग्रेशन कर देते थे, ऐसा ही कुछ था। तो वैसे ही एक छोटे से हिस्से की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट कर लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको पूरे रॉड का कितना फोर्स लग रहा है वो मिल जाएगा, बराबर है। अच्छा, तो अब बात आ जाती है इस छोटे से हिस्से पे लगने वाला, पहले इसकी वजह से जो लग रहा है फोर्स यहाँ पर वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कूलम्स लॉ यूज करना है, तो इसका चार्ज निकालना पड़ेगा। इसके ऊपर कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज पूरे रॉड का है, पूरा लेंथ है एल, ठीक है। तो इस हिस्से का चार्ज कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है स्मॉल एलिमेंट यानी कि स्मॉल एलिमेंट का डी क्यू चार्ज हमको मिलेगा कैसे, सॉरी डी कैपिटल क्यू लिख दो, लेमड़ा इंटू वॉट डी एक्स। इसका थिकनेस ले लेते हैं अपन कितना, डी एक्स, मान लो इसका थिकनेस कितना है, डी एक्स है। अब क्या होगा, देखो लेमड़ा इंटू डी एक्स मतलब लेमड़ा क्या था याद है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। अब पूरे एल लेंथ पर, पूरे एल लेंथ पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, ठीक है। तो यूनिट लेंथ पर यानी लेमड़ा कितना होगा, क्यू बाई एल होगा, याद है। पूरा सरफेस के हिसाब से बात की जाए तो हम क्यू बाई ए लेते थे, दैट इज सिग्मा, है ना। फिर एक रो भी आता है क्यू बाई वी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये उस तरह का क्वेश्चन है। तो हमको क्या चाहिए ना, इस छोटे से लेंथ पर, इस लेंथ पर कितना चार्ज है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो लेंथ पर यूनिट चार्ज पर यूनिट लेंथ है उसमें लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज मिल जाएगा। तो लेंथ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, क्यू बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ है क्यू बाई एल, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या, डी एक्स। तो हमको इस स्मॉल एलिमेंट पर कितना चार्ज है ये मिल जाएगा, बराबर है। अच्छा, अब ये जो एलिमेंट है ना, यहां से इस चार्ज की जो दूरी है ना उसको भी हम ले लेंगे क्या, x। अब एक चीज ध्यान रखना, एक खास चीज क्या ध्यान रखना है, अगर आपने इसको dx लिया है तो आप इसको x लोगे, अगर आपने इसको dr लिया है तो आप इसको r लोगे, ठीक है, क्योंकि आप लेंथ के अक्रॉस में, ठीक है। अब मैंने r क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पर r ऑलरेडी यूज हो चुका है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए मैंने r नहीं लिया, वरना मैं r लेके भी करता, ठीक है। आप इसको dy ले लेते तो आप इसको y ले लेते, ठीक है। तो जो आपने यहाँ लेंथ का स्मॉल एलिमेंट में लिया हुआ है वही वेरिएबल यहाँ पर भी आपको लेना है, क्योंकि आप इस अक्रॉस में x लेके चल रहे हो इसलिए ये dx है और ये x है। अगर आप इस अक्रॉस में y लेके चल रहे थे तो ये y लेते और ये dy लेते, इस अक्रॉस में अगर आप z लेके चलते हैं तो ये dz लेते, ठीक है। अच्छा, तो अब ये q बाई एल है हमारा लैम्बडा इंटू डी एक्स लिया हमने, हमको मिल गया क्या, डी क्यू, यानी इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट पर कितना चार्ज है वो मिल गया, ठीक है। अच्छा, तो लगा देते हैं अपन वो कूलम्स लॉ, डी एफ यानी कि इस एलिमेंट के जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2, राइट। तो Q1 एक चार्ज ये है Q बाई एल डी एक्स, Q1, Q2 दूसरा वाला जो चार्ज है Q अपॉन आर स्क्वायर, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस x, तो r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब जो कॉन्स्टेंट टर्म्स उनको बाहर ले लेते हैं अपन, के कैपिटल Q स्मॉल q बाई एल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया डी एफ, यानी इस एलिमेंट की वजह से लगने वाला फोर्स। अब मुझे टोटल फोर्स चाहिए ना, पूरे रॉड की वजह से उस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी एफ का, ठीक है। इस सारे फोर्सेस का इंटीग्रेशन कर दूंगा, इस यहाँ से स्टार्ट होते सारे एलिमेंट, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, यहाँ तक जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबका फोर्स चाहिए तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, तो इंटीग्रेशन तो करना इतना पता चल गया, लेकिन उसमें लिमिट्स लगानी पड़ती है, तो लिमिट कैसे लगाएंगे अपन, जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पर खत्म हो रहा है। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये एलिमेंट स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, यहां से स्टार्ट होंगे, मतलब ये ऐसा रखा हुआ है ना, इसको ऐसा दिखाया गया लेकिन ऐसा है तो ऐसा ना, तो जस्ट इसी एंड से स्टार्ट होंगे एलिमेंट्स, यहीं से स्टार्ट होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट 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 ऐसे मिलते जाएंगे यहां तक। तो स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, चार्ज के r डिस्टेंस पे, ठीक है, चार्ज से r दूरी पर। पहला एलिमेंट कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, और आखिरी एलिमेंट कितनी दूरी पर है, पहला एलिमेंट r दूरी पर है और आखिरी एलिमेंट कितने दूरी पर है, r प्लस l, समझ रहे हो, इतने दूरी पर है ना। तो यहां तक r और यहां तक l, तो ये पूरा कितना हो गया हमारा r प्लस l। तो पहला एलिमेंट r दूरी पर है और आखिरी एलिमेंट r प्लस l दूरी पर है, तो इस तरह से मुझे पूरा फोर्स मिलेगा। तो r से लेकर r प्लस l तक का इंटीग्रेशन df का, और df की वैल्यू है ये, तो इसमें कांस्टेंट टर्म तो मैं पहले से बाहर लिख देता हूं, ज़्यादा स्टेप्स नहीं बढ़ाने हैं मुझे। अंदर आया dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कितना, -1 बाई एक्स,
लिमिट्स आर से लेके आर प्लस एल तक। तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एल, माइनस भी बाहर ले लेते हैं अपन, फिर आएगा क्या 1 अपॉन आर प्लस एल माइनस 1 अपॉन आर। फिर अपन एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कितना आएगा माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल, ये आर माइनस एल अपॉन आर इंटू आर प्लस एल। समझ रहे हो ना, ये प्लस वाला उधर जाएगा पूरा ब्रैकेट के साथ जाता है, फिर माइनस लग गया तो साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो एक आर और आर कट गया तो बचा माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू माइनस एल अपॉन एल इंटू आर टाइम्स आर प्लस एल। तो एल और एल कट गया और माइनस माइनस भी कैंसिल होकर बचा क्या प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर इंटू आर प्लस एल। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन है बी वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां पर पूरा हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में है, इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग अ चार्ज Q इज हेल्ड स्टेशनरी बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस 2400 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स। मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इधर बना लेते हैं 2 प्लेट्स, ठीक है। इसके बीच में कहीं ऑयल ड्रॉप को हमने होल्ड करके रखा हुआ है। कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में 2400 वोल्ट का, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस है PD, ठीक है, डिस्टेंस नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके। इसकी वजह से ये प्लेट्स के बीच में जो ऑयल ड्रॉप है वो स्टेशनरी रखा हुआ है। टू कीप अ ड्रॉप ऑफ हाफ द रेडियस स्टेशनरी। अब ये जितना रेडियस का ड्रॉप था ना, इसके आधे रेडियस का ड्रॉप अगर आपको स्टेशनरी रखना है इसी जगह पर, तो द पोटेंशियल डिफरेंस हैड टू बी मेड 600 वोल्ट। तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना करना पड़ेगा आपको? 600 वोल्ट करना पड़ेगा। मतलब सब कुछ कंडीशन सेम है, खाली क्या करना है, रेडियस जो है ना, सपोज पहले वाले का रेडियस आपने ले लिया था r, तो अब आपको जो रेडियस लेना है वो रेडियस लेना है आपको r/2। तो इस रेडियस का अगर ड्रॉप आपको बैलेंस करना है तो इस बार जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेंटेन करना है वो कितना होगा? 600 वोल्ट का, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। पहले 2400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था तो r रेडियस वाला ऑयल ड्रॉप बैलेंस रखा हुआ था, लेकिन अगर r/2 रेडियस का ड्रॉप रखना है तो 600 वोल्ट आपको देना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन द, लिखना ही ढंग से नहीं रहा, तो मतलब वही बात है, सेकंड ड्रॉप पे चार्ज कितना है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन रह गए। तो ऑप्शन है A 3Q/2, B Q/4, C Q और D कितना है हमारा? Q/2। अच्छा, तो यहां कुछ गेम है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। अच्छा, हमको पता है नॉर्मली ना, कैसे ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे कि ना, एक चार्ज है, अगर उसको एयर में आपको, सॉरी, चार्ज ऑब्जेक्ट है या चार्ज बबल है, उसको अगर आपको एयर में बैलेंस करके रखना है तो आपको क्या करना पड़ता है, जितना उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, उतने ही वैल्यू का इलेक्ट्रिक फोर्स आपको ऊपर की तरफ लगा देना पड़ता है। यानी कि QE = mg वाला एक फंडा हमने किया हुआ है, अगर याद हो तो। पक्का? एक ड्रॉप बैलेंस करके रखना हवा में, तो अगर वो हवा में रहेगा तो नीचे गिर जाएगा, राइट? रहेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचेगी, mg वैल्यू से वो नीचे की तरफ गिरेगा। तो अगर आपको उसको नीचे गिरने से रोकना है तो इतने ही वैल्यू का फोर्स आपको ऊपर के डायरेक्शन में देना पड़ेगा। पर वो फोर्स आपको किसके फॉर्म में देना पड़ता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्म में देना पड़ता है। तो mg के बराबर आपका QE होना चाहिए, तो ही आपका ड्रॉप नीचे नहीं गिरेगा। तो सेम चीज यहां पर वही होने वाली है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना देके हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो हमको ये तो पता है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड का आपस में रिलेशन है। क्या है? हमको पता है V = V/d होता है। पता है आपको? पता है? E = V/d होता है। वेयर व्हाट इज d? d इज द डिस्टेंस, ठीक है। इस बीच में जो डिस्टेंस है d, डिस्टेंस तो सेम ही रखना है, डिस्टेंस में कोई चेंज रखने के लिए कुछ कहा नहीं था, खाली v चेंज हुआ था। तो जो E है उसकी जगह पर मैं V/d लिख देता हूं, चलेगा? अच्छा, अब बात आ जाती है मास की। तो मास भी नहीं है हमारे पास, रेडियस के फॉर्म में मास कैसे लिख सकते हैं भाई? रेडियस के फॉर्म में मास कैसे आएगा भाई? हमको पता है 4/3πr³ × ρ। समझे? नहीं समझे? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, सो मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सो वॉल्यूम इज 4/3πr³ × डेंसिटी। क्लियर है क्या? पक्का? और साथ में g भी है,
पक्का? सच्ची? अच्छा, अब ये क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हमारे पास इसमें से बहुत सी चीज़ों की वैल्यू नहीं है। हमारे पास रो नहीं है, हमारे पास डी नहीं है, हमारे पास जी नहीं है। जी चलो 9.8 हो तो फिर भी लिख देंगे, लेकिन बाकी चीज़ें हमारे पास नहीं है तो क्या करेंगे? तो टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो। देखो डी जो है दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, यहां कुछ चेंज किया नहीं गया है, मतलब ये कांस्टेंट है। 4/3 पाई ये तो नंबर है, वैसे ही कांस्टेंट है। डेंसिटी सेम तरह का ड्रॉप है, खाली रेडियस में चेंज किया है, मटेरियल चेंज करने के लिए कुछ बोला नहीं है, मतलब डेंसिटी भी कांस्टेंट है। और जी तो भाई वैसे ही कांस्टेंट होता है, मतलब ये सारे टर्म्स तो कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है? चार्ज हमको कैलकुलेट करना है सेकंड केस का, पोटेंशियल हमारा चेंज हो रहा है, रेडियस हमारा चेंज हो रहा है, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या बोलते हो? सारे कांस्टेंट्स उड़ा दो तो क्यू वी इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ जाएगा, और उस हिसाब से क्यू इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बाई वी आ जाएगा। समझे? यहां आपका इतना क्वेश्चन हो गया, मतलब सॉल्व हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। कुछ नहीं करना ऐसा नहीं है, थोड़ा तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई। तो क्या करेंगे हम? यहां से हम Q1 बाई Q2 अगर लिखें, Q1 बाई Q2 अगर लिखें तो कितना लिखेंगे? R1 क्यूब बाई V1 अपॉन R2 क्यूब बाई V2। ये ऊपर चला जाएगा, R1 क्यूब V2 बाई V1 और नीचे R2 क्यूब। तो R1 बाई R2 का क्यूब लिख सकते हैं और V2 बाई V1 लिख सकते हैं, Q1 बाई Q2 की वैल्यू। ठीक है, अब R2 क्या दिया है हमको? पहले वाले के आधा बोला था, राइट? R2 जो है हमारा R1 के आधा है, मतलब मैंने R1 को लिया था R, तो मेरा R2 कितना था? R बाई 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और उसका क्यूब था। V2 बाई V1, V2 हमको दिया हुआ कितना? 600 वोल्ट रखना है, और V1 कितना था हमारा? 2400 वोल्ट था, यही था ना? अच्छा, छू मंतर R कट गया, तो 2 का क्यूब बचा 8, और यहाँ बचा 1/4, और ये भी कट गया तो बचा 2। तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू 2। तो Q2 जो है नया वाला चार्ज है वो Q1 के आधा हो जाएगा। तो Q1 मेरा कितना था? चार्ज हमने Q लिया था, तो Q2 आएगा कैपिटल Q बाई 2। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? डी। समझे? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच हैविंग अ चार्ज Q एंड रेडियस R आर केप्ट इन सच ए वे दैट ईच टचेस द अदर 2 स्फीयर्स। 3 स्फीयर्स हैं, उनको इस तरह से रखा गया है। अच्छा, तीनों का रेडियस भी सेम है और तीनों पर चार्ज भी सेम है। इस तरह से रखा गया है कि तीनों में से हर कोई बाकी दो को टच करे। तो ये तो पॉसिबल ऐसे ही है ना, कि ये वाला भी इन दोनों को टच करे, ये भी इन दोनों को टच करे, और ये भी बाकी दोनों को टच करे। इस हिसाब से अरेंज किया हुआ है। बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी स्फीयर ड्यू टू द अदर 2 इज। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, किसी भी एक स्फीयर पर बाकी दो की वजह से। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन बड़े भयंकर तरीके से लिखा हुआ है, राइट? R/2 1/4πε0 √5/4 Q/R होल स्क्वायर। बड़ा लंबे तरीके से आंसर लिखा है, मैं ये सब नहीं लिखूंगा इतना। ठीक है, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा और उसमें से ऑप्शन बता दूंगा। ठीक है, टाइम वास्ट, मतलब समझ रहे हो ना यार, बहुत टाइम जाता है। चलो ठीक है, रेडियस है R और सब पर चार्ज है स्मॉल q, राइट? स्मॉल q है ना, कि कैपिटल Q है, स्मॉल q है। चलो ऑप्शन बाद में देखूंगा मैं, ठीक है, पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो देखो, ऑप्शन देख के डरना नहीं है, अपने को जो आता है ना चुपचाप चालू कर देने का। चलो मैं सपोज इस पे कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है, किसी पे भी कर सकते हो, इस पे कर सकते हो, इस पे कर सकते हो, किसी एक पे निकालना है बाकी दो की वजह से। चलो तो ये वाला अपने कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी वजह से इस तरफ फोर्स लगेगा क्या? सेम चार्जेस हैं, ये इसको धक्का मारना चाहता है इस तरफ, ये भाई साहब इसको इधर धक्का मारना चाहते हैं। ठीक है, चलो इधर सेंटर बना लेते हैं। ठीक है, अब ये इधर ढकेल रहा है, ये इधर ढकेल रहा है। ठीक है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो कहीं इस तरफ बनेगा, है ना? तो हमको क्या करना है? इसकी वजह से फोर्स निकालना है, इसकी वजह से फोर्स निकालना है, और दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेना है। सिंपल, एकदम लल्लू झप्पू। ठीक है, अच्छा अब बात आ जाती है सारी चीजों के लिए, जैसे कि सपोज स्फीयर है ना,
एक स्फीयर है, स्फीयर का सारा चार्ज हम मानते हैं कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर पर। इसका पूरा चार्ज कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पर। इसका पूरा चार्ज कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर पर। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये वाला जो इस पे फोर्स लगा रहा है, चलो उसको नाम दे देते हैं F1, 1 2 3, ठीक है। तो F1 का फॉर्मूला आएगा Q यानी कि Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ तक ये R है, कैपिटल R, ये भी कैपिटल R, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2R, तो R स्क्वायर, समझे। ये वाला R कितना हो गया, कैपिटल R प्लस कैपिटल यानी 2R, तो उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आएगा, F1 इज KQ स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ भाई F2 कितना आएगा, सेकेंड वाला इस पर कितना फोर्स लगाएगा, सेम ही लगाएगा भाई, KQ स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर ही लगेगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं है। अच्छा, तो ये वाला इधर और ये वाला इधर सेम वैल्यू के फोर्सेस लग रहे हैं। अपने को क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। अपने को पता है रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में यही किया था, 2F1 F2 कॉस थीटा। तो भाई सब तो सेम ही है ना, सेम ही वैल्यू के फोर्सेस हैं, ठीक है। तो चलो वेरिएबल इसको F डैश लिख देते हैं और इन सबको लिख लेते हैं F। तो ये हो जाएगा F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और कॉस थीटा, थीटा चाहिए राइट। थीटा कैसे मिलेगा, थीटा कैसे मिलेगा, ओह माय गॉड, देखो ये 2R है, ये 2R है, तो ये भी तो 2R ही होगा, R प्लस R। तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, समझ में आया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये एंगल 60 डिग्री, अब ये 60 है तो वर्टिकल अपोजिट के हिसाब से ये भी 60 डिग्री हो गया, यानी कॉस 60 आएगा, समझे। हाँ ही समझे, समझ जाओगे। तो F डैश इज 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू 1/2 कट गया तो बचा कितना F स्क्वायर, यानी कि फिर से आ गया √3F। चलो बढ़िया है, डायरेक्टली लिख देते हैं F डैश, ठीक है। तो √3F है, तो √3F, F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू कितनी है, ये रही भाई। चलो कोई भी लिख देते हैं, KQ स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर। अब चलेंगे हम ऑप्शन की तरफ। हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन ऑप्शन में क्या क्या दिया है उस हिसाब से हमको जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो यहां पर ना कहीं पर भी K नहीं लिखा है किसी भी ऑप्शन में, आपके सामने तो स्क्रीन पर है। तो उसमें K की जगह 4πε के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूं K को 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर। अब बताओ क्या कुछ सेट हो रहा है, हो रहा है क्या, पक्का हो रहा है। ये देखो ये 1/4πε0 आगे लिख लेते हैं, ये बचा √3/4 और ये Q और R का रेशियो का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं राइट। इसको हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, और ये वाला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। हो गया, चलते हैं आगे। इजी था एकदम, एकदम लल्लू। और मेंस और JEE मेंस और गुड सेट के हिसाब से यही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। इफ द अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग एन एनक्लोज्ड सरफेस रेस्पेक्टिवली आर φ1 एंड φ2, दो सरफेसेस हैं, सॉरी एक ही सरफेस है, उस पर एक फ्लक्स एंटर हो रहा है और थोड़ा फ्लक्स लीव कर रहा है। तो बोला है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग एन एनक्लोज्ड सरफेस रेस्पेक्टिवली आर φ1 एंड φ2। तो φ1 और φ2 दो फ्लक्सेस हैं यहां पर, ठीक है, एंटरिंग एंड लीविंग राइट। तो एंटरिंग वाला है φ1 और ये φ2 जो है वो लीविंग फ्लक्स है। बोला है द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी, चार्ज कैलकुलेट करोगे सरफेस के अंदर कितना है। तो भाई क्वेश्चन से ना बहुत कुछ पता चल जाता है, डेटा से बहुत कुछ पता चल जाता है कि कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होने वाला है। चलो हम एक अपने हिसाब से आसान सा एक सरफेस ले लेते हैं जो कि सर्कल के शेप में, चलो एक स्फीयर है, ठीक है। अच्छा, इसमें एरिया वेक्टर इस तरफ होता है,
पक्का? तो जो फ्लक्स लीव करेगा, तो फ्लक्स जा रहा है और एरिया वेक्टर भी वही डायरेक्शन में है, तो वो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, यानी हमारा जो φ2 है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो जो एंटरिंग वाला होगा ऑफ कोर्स वो नेगेटिव होगा, यानी कि φ1 जो है हमारा नेगेटिव है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ? पक्का प्रॉब्लम नहीं है। लिविंग वाला है ना, लिविंग बाहर जा रहा है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो लिविंग वाला फ्लक्स हमने पॉजिटिव ले लिया, एंटरिंग वाला फ्लक्स हमने नेगेटिव ले लिया। ठीक है, अच्छा, मोस्टली ऐसा ही होता है। अच्छा, अब अपने को पता है गॉस लॉ के हिसाब से, गॉस लॉ क्या कहता है? फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना? तो यहां पर टोटल फ्लक्स कितना बन रहा है? लिविंग वाला पॉजिटिव, एंटरिंग वाला नेगेटिव, तो दोनों को पूरा मिलाकर कितना फ्लक्स बन रहा है? φ2 माइनस φ1 बन रहा है क्या? पक्का? दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो नेट फ्लक्स इतना हो गया, यही होता है ना, नेट फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। तो ये हो गया हमारा नेट फ्लक्स अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, सॉरी इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन 0। तो क्यू ही तो चाहिए था हमको, तो क्यू कितना हो जाएगा हमारा? एप्सिलॉन नॉट इंटू φ2 माइनस φ1। ठीक है, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर φ2 माइनस φ1 एप्सिलॉन नॉट ए पहला ऑप्शन है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर फटाक से। अगला क्वेश्चन है, अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर्स इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वोल्ट पर मीटर ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर is limited only to the lower half of the square surface as shown in figure। तो इस तरह का स्क्वायर है, बोला ये स्क्वायर जो है वो L मीटर्स लेंथ का है, इसके लेंथ है L मीटर्स के हैं। ठीक है, ये प्लेन ऑफ पेपर में रखा हुआ है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E वैल्यू का वोल्ट पर मीटर में, वो भी प्लेन में ही है पेपर के, पर वो सिर्फ लोअर हाफ में लिमिटेड है। ठीक है, ऊपर के हिस्से में नहीं है, खाली नीचे के आधे हिस्से में लोकेटेड है। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस, तो इस सरफेस पे कितना फ्लक्स है वो कैलकुलेट करना है ना? फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई इक्वल्स टू, एक तो अभी देखा हमने क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा हमने पढ़ा था ई बार डॉट ए बार, है कि नहीं है? ई बार डॉट ए बार भी तो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना? इसका आंसर डायरेक्टली 0 आता है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों डायरेक्टली 0 लिख दिया मैंने? देखो भाई, देखो सुनो, ये फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लेन में ही है, आपका एरिया भी प्लेन में ही है, मतलब दोनों पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो एरिया वेक्टर आएगा, ठीक है, इस स्क्वायर का जो एरिया वेक्टर आएगा वो ऐसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, राइट? इस प्लेन के परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, जहां भी लो, चलो मैं बाहर की तरफ ले लेता हूं। तो ये एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना? तो ई डॉट ए जो होता है ना, उसको हम ये भी तो लिखते हैं ई ए कॉस थीटा, राइट? वेयर थीटा इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और एरिया वेक्टर ऐसा है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 होगा, राइट? और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ई ए इंटू 0 इज 0। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार, अगर आपका एरिया जो है ना, एरिया जिस प्लेन में लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी प्लेन में है, फ्लक्स 0 ही आएगा, क्योंकि डेफिनेटली अगर दोनों सेम प्लेन में है तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही बनेगा, फ्लक्स 0। ठीक है, चलते हैं आगे। इसकी जगह सर्कल आ सकता है, ठीक है, इसकी जगह कोई और भी शेप आ सकता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे डरा देंगे तुमको अजीबोगरीब पूछ के, ठीक है, यूं पूछेंगे, यूं ये इस तरह का स्क्वायर है, यूं फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, 60 डिग्री एंगल बनाते हुए निकल रही है, ठीक है, बताओ इतने हिस्से का फ्लक्स कितना है? अब तुम देख के अरे ये क्या है, कुछ नहीं है, फोकट में बनाया हुआ है। आपको पता है एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, एरिया वेक्टर ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, 90 डिग्री, cos 90 0, फ्लक्स 0। ठीक है, तो टेंशन ले नको। चलो छोकरा आगे बढ़िए। आगे क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज ऑफ Q कूलम एनक्लोज्ड विद इन इट। एक हॉलो सिलेंडर है, इसके अंदर Q वैल्यू का चार्ज एनक्लोज्ड है। इफ फाई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स in unit volt per meter associated with the curved surface B, the flux linked with plane surface A
इन यूनिट वोल्ट मीटर विल बी, देखो वोल्ट मीटर एक और यूनिट है फ्लक्स की, ठीक है, वो भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो बोला एक सिलेंडर है, हमको डायग्राम भी दिया हुआ है, हॉलो सिलेंडर है, इधर है ए, राइट, ये कर्व्ड सरफेस को नाम दिया है बी, और इस प्लेन सरफेस को ए और इस प्लेन सरफेस को सी नाम दिया हुआ है। बोला है कि इसका जो टोटल फ्लक्स है इस सरफेस का, वो फ्लक्स है फाई। बोला है सॉरी फाई जो है वो सर्कुलर कर्व्ड सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स है, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ कर्व्ड सरफेस, यानी कि फाई सी की वैल्यू, बी की वैल्यू, फाई बी की वैल्यू कितनी है, फाई बी सरफेस से, इस सरफेस से, कर्ड वाले सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स है, उसका वैल्यू है कितना, फाई। तो अपने को कैलकुलेट करना है फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस ए। अच्छा, ए के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है वो कैलकुलेट करना है। तो देखो टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स, यहां जो नेट फ्लक्स बनेगा वो तीन सरफेसेस का फ्लक्स है, ए का, बी का फ्लक्स और सी का फ्लक्स, ठीक है, यही टोटल फ्लक्स है, क्लियर है। अच्छा, और वही नेट फ्लक्स क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, मानते हो मेरी बात, गाउस लॉ यही है ना, नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, पर वो नेट फ्लक्स तीन सरफेसेस से एसोसिएटेड है, तो एक कर्व्ड सरफेस से बी वाले से और दो फ्लैट सरफेसेस ए और सी से, ठीक है। अब आपको पता है ए और सी का एरिया तो सेम ही होगा ना, तो ए और सी का फ्लक्स भी सेम ही होगा, तो मैं सी को भी फाई ए लिख दूं क्या, चलेगा ना, पक्का चलेगा। मैं ए को भी तो सी लिख सकता था, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को ए का निकालना है तो ए रखना है भाई, इसलिए सी को उड़ा दिया मैंने, ठीक है। तो हो जाएगा इतना 2 टाइम्स फाई ए प्लस फाई बी इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो 2 फाई ए, फाई बी की वैल्यू तो हमको दी हुई है, कितनी है, 5 बोला है पहले से ही, तो आपका 2 फाई ए हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। तो उस हिसाब से ए सरफेस एसोसिएटेड फ्लक्स होगा 1/2 टाइम्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। कौन सा ऑप्शन है, देखो जल्दी देखो कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते फटाफट। Four charges are arranged at the corners of a square as shown in figure। चलो फोटो बना लो पहले। एक स्क्वायर दिया है, उसके चार कॉर्नर्स पर चार चार्जेस रखे गए हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज अलोंग। सेंटर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा वो पूछा है। तो पहले तो मैं लिख दूं सारे कि जो जो यहाँ पर डायग्राम में बना हुआ है मैं पहले बना लूँ, ए बी सी डी। यहाँ पर चार्ज कितना है, +3Q, यहाँ चार्ज है +4Q, यहाँ पर चार्ज है +Q और यहाँ पर चार्ज है +2Q। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, ठीक है। ऑप्शंस देखेंगे बाद में, ठीक है। चलो, तो बोला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेंटर में किस तरफ होगा। तो देखो भाई, सेंटर में सबका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। ये 3Q है, ठीक है, प्लस चार्ज है ना, इससे दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी ऐसा होगा, ठीक है, यानी यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ये 4Q वाले का किस तरफ होगा भाई, इसका भी इसी तरफ होगा। ओके, वेरी गुड। 2Q वाले का किधर होगा, 2Q इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मारेगा, राइट, इसका इधर तरफ होगा। अच्छा, तो ये 4Q इधर लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, 2Q वाला इधर लगा रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो कैंसल आउट होंगे। अच्छा, अब बताओ कौन पावरफुल है, 4Q वाले का फील्ड पावरफुल होगा या 2Q वाले का। 4Q वाले का ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², तो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, यहाँ चार्ज ज्यादा है, यहाँ चार्ज कम है, यानी इसका फील्ड ज्यादा होगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है, इसका रिजल्टेंट इस तरफ होगा। अब ये 3Q और ये Q, इसमें ये स्ट्रॉन्ग है, तो इन दोनों, ये इधर धक्का मारना चाहता है, इधर धक्का, लेकिन रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा। अच्छा, तो ये दोनों इस तरफ बने, लेकिन हमको नेट फील्ड चाहिए ना, तो ये फील्ड इधर, ये फील्ड इधर, तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में आएगा, यानी कि D से C की तरफ। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, DC वाला। DC कौन सा ऑप्शन है हमारा, पहला ही ऑप्शन है, यानी कि A ऑप्शन है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं।
द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक्स डाउन एट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। बोला है कि एयर की इंसुलेशन प्रॉपर्टी इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 5 मीटर। स्फीयर का डायमीटर 5 मीटर दिया हुआ है। बोला कितना चार्ज मैक्सिमम आप दे सकते हो, समझे क्या? मतलब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो एक स्फीयर है, इस पर आप चार्ज डिपॉजिट करते जाते हो, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रांग होती जाती है ना। K⁴/r² भाई, स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही मिलता है अपने को। तो जितना चार्ज डिपॉजिट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। अब जब स्ट्रांग होती जाएगी तो इसके सराउंडिंग में जो एयर है, एयर तो वैसे इंसुलेटर होता है, हमने पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या होता है? जब डाइलेक्ट्रिक अपनी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी यानी कि इंसुलेटर की प्रॉपर्टी खो देता है, ठीक है, तो वहां से करंट फ्लो करने लगता है, चार्जेस फ्लो करने लगते हैं, इसी को हम डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं, ठीक है। तो जब यहां बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर होता जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और एक लेवल पर जाके इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आसपास का जो एयर है ना वो उसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एयर की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को ब्रेक कर देगा, मतलब अब एयर में चार्ज लीक करने लगेगा, ठीक है। इसी को डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहा जाता है। तो क्या है एक्चुअली में? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का एक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ E, राइट। और E का फॉर्मूला कितना है हमारा? K⁴/r², यही तो है ना। और R कितना आएगा हमारा? ये D दिया है तो R कितना आएगा? 5/2, यानी कि चलो 5/2 ही लिखेंगे, ठीक है। सारे वैल्यूज हैं हमारे पास। Q चाहिए हमको, तो Q कितना हो जाएगा? ER²/K, है ना। तो E है बम्बई नगरिया, नहीं भैया, E है R इज 5/2 उसका स्क्वायर और K की वैल्यू है 9 × 10⁹ इसको आपको सॉल्व करना है। जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन देख के लिख देना। मैंने आंसर टिक किया है क्या? हाँ जी बिल्कुल टिक किया है मैंने आंसर है इसका B। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, आप कैलकुलेट करोगे 2 × 10⁻⁻3, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा सेशन? और ये बताना है आपको सबसे पहले कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे हैं तो मैं नेक्स्ट सेशन में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन ले आऊँ, ठीक है। तो उस हिसाब से ये भी आपको बताओगे तो मतलब आप लोग बताओगे तो मतलब बेहतर होगा। थोड़ा और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और अगर ये सही लग रहा है तो इसी लेवल के क्वेश्चंस लेंगे। पर वैसे गुजसेट में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इस लेवल के ही होंगे, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बराबर है। और मेंस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस लेवल के आते हैं। हाँ ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आएंगे एडवांस लेवल के, तो वो मैं डेफिनेटली करवाऊंगा, ठीक है। तो जैसा भी हो आपका रिव्यू है, जो भी हो आप मेंशन करना कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। बाय।